तकरीबन उसका 1.5 लाख 10 मिनट में उड़ाते। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई मुहाज सर कर लिया हो। अब वो सुकून से वापस काउच पर लेटी टीवी चला चुकी थी। वो जो अब काम से फारिग हुआ, उसने थक कर कुर्सी पर सर रखा और फ़ोन उठाया। जहाँ बेशुमार ईमेल्स उसे मौसूल हुई थी, उसने खोल कर देखा तो शुश्तर रह गया। उसके अकाउंट से इकट्ठा 2.5 लाख पिछले 1 घंटे में उड़ाया गया था। उसने देखा उसके एड्रेस पर कितने ही ऑर्डर्स की डिलीवरी डेट शो हो रही थी। वो कुर्सी से उठा और घर के लिए निकल गया। तेज़ी से ड्राइव करते घर पहुंचा। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ पर मन्नत धीमे से मुस्कुराई। अब आएगा मज़ा। तुमने खिला कैसे दिया उस पतली तीली को खाना? वो अंदर दाखिल हुआ तो वो सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी सामने लगी कोई बारबी मूवी देखने में मसरूफ़ थी। तब रेशा ने उसे देखा जो उसके कपड़ों में मौजूद थी। उसे उस वक्त वो बेहद हसीन और मासूम लगी थी। उसके नज़दीक आया और झटके से उसे खड़ा किया। अब तक वो उसकी गुज़िश्ता रात की हरकतें नहीं भूला था। मन्नत आंखें पटपटाते उसे देखने लगी। क्या हुआ? ये सब क्या कर रही हो और क्यों? तब रेशा ने उसे संजीदगी से पूछा। क्या किया है मैंने? उसने लाइल्मी का इजहार करते शाने उचकाए और उसके हाथ से उसका ऑफिस बैग थाम कर सामने मेज़ पे रखा। मन्नत, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए। तो ये क्या मेरा घर नहीं है? उसने मुड़ते हुए संजीदगी से उससे पूछा। वो सिर्फ उसकी फिक्र में घर आया था कि न जाने उसका नशा उतरा होगा या नहीं, और कल की उसकी हरकतें याद करता वो खुद को तल्ख होने से रोक नहीं पाया था। तब रेशा ने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए। इस सवाल का जवाब वो चाहते हुए भी नहीं दे सकता था। पूछोगे नहीं मैंने तुम्हारे पैसे कहाँ लगाए? नहीं। नहीं? क्यों? अभी तो घर से निकाल रहे थे मुझे, शायद अब पैसों का भी हिसाब लोगे मुझे लगा। दुरेद यजदानी ने झुककर उसके माथे से पसीना साफ किया और साथ से गुजरते काम वाले को पानी लाने का कहा। अब उसके हाथ को अपनी मजबूत हथेली में थामता वो अंदर ले गया और उसका सारा चेकअप तफसील से करवाया। उस डॉक्टर ने भी उसे अच्छी खुराक खाने का बोला था। वो वापस उसे लाया और लिफ्ट में खड़ा किया। मुझे सीढ़ियों से जाना है, रुबाइशा ने घबराते हुए कहा। दुरेद यजदानी ने आईब्रो उचका कर उसे और फिर एक नज़र उसके पैरों को देखा जो हल्के सोजन का शिकार थे। वाकई? उसने तेजी से सर हिलाया तो दुरेद ने उसे नज़रअंदाज करते ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। रुबाइशा ने उसके हाथ पर गिरफ्त की तो उसने रुबाइशा को हिसार में लिया और पलक झपकते उसे छोड़ दिया। वो पहुंच चुके थे। मैं यहाँ इंतज़ार करूंगी। उसने बासित का नाम नहीं लिया था, लेकिन दुरेद की सख्त निगाह पर खामोश भी हो गई थी। जिस भाई के दम पर गई थी वो अच्छी खुराक भी फराम नहीं कर पा रहा तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, मेरा खुद का दिल नहीं करता। वो मिनमिनाई। बासित उसका कितना ख्याल रखता था, वो खुद से लापरवाह थी। उसे वो खाने के लिए रेस्टोरेंट लाया और फैमिली कैबिन में बिठाया। अब वो कन्फ्यूजन का शिकार थी। वो टांग पर टांग चढ़ाए उसके चेहरे के खदोखाल को गौर से देख रहा था। आपने उस दिन काफ़ी बदतमीजी की थी मुझसे। वो कुछ याद आने पर झटके से सर उठाकर बोली। माफ़ी मंगवाना चाहती हो मुझसे? उसकी पोजीशन में कोई फ़र्क ना आया था। हाँ। उसके ख्याल के बरक्स जवाब आया तो वो मुतासिर हुआ। और जो तुमने किया था उसका क्या? मैंने कुछ नहीं कहा था, सब आपने बोला था, मुझे हर्फ बहर्फ याद है। अच्छा, क्या तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे मेरी औलाद को दूर रखने का दावा नहीं किया था? वो पल में उसे लाजवाब कर गया। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए दुरेद, उसने तंग पड़ते कहा तो वो खामोश हो गया। तब तक खाना आ गया, खाओ अच्छे से। दुरेद ने उसे प्लेट में चम्मच हिलाते देख सख्ती से कहा। मन्नत, मुझे बहस नहीं करनी, उसने नज़रें चुराते कहा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। वापस आया तो वो वहीं उसके कमरे में मौजूद थी उसके सामने। तब रेस शाह का फ़ोन बजते ही वो बाहर निकल गया। उसके बाप का फ़ोन था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसके जाने के बाद मन्नत वहीं बैठ गई थी और उसके बारे में सोचने लगी। वो शख्स एक पहेली था, कभी बिल्कुल अपना सा और कभी बिल्कुल अनजान। उसे वहाँ बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया था, लेकिन वो नहीं आया था। वो भी जिद में कहीं नहीं गई थी। वो जानना चाहती थी कि वो शख्स यकदम उससे क्यों भागने लगा है। शाम तक उसे ग्रॉसरी मिल गई थी। उसने पूरी दिल जमाई से उसका बावर्ची खाना सेट किया, एक एक चीज़ साफ करके जमाई थी। उसके कमरे में आते उसकी अलमारी को बिल्कुल साफ किया और अब शाम की नमाज अदा करते वो थक गई थी बहुत। लेकिन वो शख्स अब तक नहीं निकला था उस कमरे से। उसने अपने और उसके लिए रोटी बनाते खा ली थी और उसके कमरे में चली गई और वो जिद में वहीं बैठ गई थी सोफे पर। वक्त गुजरता चला गया, वो नहीं आया। अब वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। वो रात के 11 बजे उस कमरे से निकला था। घर की खामोशी को महसूस करते उसे यही लगा कि वो चली गई है। उसने गहरा सांस भरा और बावर्ची खाने में पानी पीने गया। खाने की तमन्ना नहीं थी उसे। अपने बावर्ची खाने को इस तरह अच्छे तरीके से तरतीब में सजे पहली बार देखा था उसने। अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए थे उसने। उसे सामने देखकर वो वहीं रुक गया। कम अज़ कम अभी तो वो उसका सामना नहीं करना चाहता था। न जाने उसकी
न जाने उसने माथे की चोट पर कुछ लगाया होगा या नहीं। आज उसका जुनून देखकर वो हैरान ही तो रह गई थी। ऐसा तो पहले उसने कभी भी बर्ताव नहीं किया था, तो फिर आज क्यों? शायद रुबाब ने उसके दिल में जगह बना ली थी। यही सोचते वो कंफर्टर फेंकती उठी और फ़ोन उठाती बाहर निकल गई। रात के 10 बजे उसने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा, जिसने दुरेद से इजाज़त लेने को कहा। मैं उन्हें फ़ोन पर बता दूंगी चाचा, अभी प्लीज़ चलें, उसने गाड़ी में बैठते कहा। तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और उससे एड्रेस पूछा जो 2 घंटे की ड्राइव पर था। उन्होंने उसे पहुंचा दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं थे क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। इसलिए दुरेद को फ़ोन किया और हालात बताए। मेरी बात करवाएं चाचा रुबाब से, दुरेद ने कहा। तो उन्होंने फ़ोन रुबाब को पकड़ाया। जी भाई, मुझे आना पड़ा, वो मिनमिनाई। एहसास है तुम्हें कि रात के किस वक्त तुम बाहर हो? भैयू, मैं अपने शोहर के घर आई हूँ। शोहर की हरकतें देखी हैं तुमने अपने? अंदर जाओ और फिर ड्राइवर से बात करवाओ मेरी। और वापसी का क्या करोगी? उसे रुबाब का जाना पसंद नहीं आया था, लेकिन जानता था कि वो उसकी बहन की बचपन की मोहब्बत है और मोहब्बतें कहाँ छोड़ी जाती हैं, इसीलिए कुछ कहा नहीं। वैसे भी वो उसके निकाह में थी। ओके भैयू। अब ड्राइवर को वो फ़ोन पकड़ा कर अंदर चली गई। ड्राइवर ने उसे अंदर भेज दिया तो ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी और वापसी के लिए निकल गया। उसने बेल दी और इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। रात के 12 बजे कौन जागता होगा शायद, लेकिन मुसलसल बेल देने पर दरवाज़ा खुला था। सामने रुबाइशा मौजूद थी। उसके भारी वजूद को देखते रुबाब ने उसका चेहरा देखा जो हल्का गुलाबी सा मासूमियत से भरपूर था। वो उसे हसीन लगी, लेकिन सब याद आते ही कोई तल्ख जुमला बोलती कि उसे एहसास हुआ कि वो उसके भाई की भी औलाद है जो आने वाली है। इसलिए साइड से खामोशी से गुजर भी गई। रुबाइशा हैरान हुई थी उसके ऐसे रात को आने पर, लेकिन ये उन मियाँ बीवी का मसला था, इसलिए अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा दोबारा लॉक करके रुबाब अंदर आई तो वो सोया हुआ था, बिना कंफर्टर लिए। एसी की स्पीड बढ़ाई। वो करीब आई तो साहबजादे बिना जख्म पर कुछ लगाए सोए हुए थे। अब गिर्द गिर्द सोजन भी थी और जख्म अब नीला पड़ने लगा था। उसने मुट्ठियाँ भींची कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। कल की खबर से ना जाने वो कैसे रिएक्ट करती। वो उसके करीब आया और उसे देखा। बिखरे बालों और उसके ढीले कपड़ों में वो सुकड़ी सिमटी लेटी थी। उसे बाहों में उठाए तबरेज़ शाह ने उसे बिस्तर पर लिटाया और एसी चलाते उस पर कंफर्टर देते दूसरे कमरे में चला गया। कल के लिए तैयारियां भी करनी थी उसने। आज उसे बेहद दुख था कि वो क्यों अपने बाप के सामने नहीं बोल पाया था जो उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही ले गए थे। उनकी नज़र में मन्नत आ गई थी। वो जानता था वो शख्स कुछ भी कर सकता है। मन्नत को इन सब में वो घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए हामी भर ली थी उसने जाकर शावर लिया और आरामदेह हालत में कुर्सी पर बैठते टांगें सीधी करते सामने मेज़ पर रखी थी और लैपटॉप उठाया था। कल शाम 7 बजे ये खबर नशर हो जानी चाहिए। उसने फ़ोन कान से लगाए, मुखालिफ को समझाया और फिर अपने काम में जुट गया। उसे काम करते रात के 2:30 बज गए थे, लेकिन वो उस कमरे में जाना नहीं चाहता था जहाँ वो वजूद था जिसके लिए उसका दिल अजीब हसास हो रहा था, लेकिन वो कल उसे तोड़ने वाला था। ये ख्याल आते ही उसने आंखें बंद करके खोली और टांगें मेज़ से उतारी। चौंका तो वो तब जब दरवाज़ा खुला और वो नींद में झूलती उसकी तरफ आई। शाहू, अपनी बाहें वाह करती मन्नत तबरेज़ के सामने आ गई। क्या हुआ? तबरेज़ शाह ने दिल के बेहंगम शोर पर पहरे बिठाने चाहे। मन्नत उसके नज़दीक आते उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांध गई तो उसने फ़ौरन उसे गोद में बिठाया जो गिरने वाली थी और उसके पास उसके नज़दीक आई और फिर नींद में चली गई। मेरा दिल नहीं है, रुबाइशा ने हर बार का कहा जुमला दोहराया तो दुरेद ने कई लम्हे उसके चेहरे को देखा और फिर झटके से रुबाइशा की कुर्सी को खींचकर खुद के नज़दीक किया। रुबाइशा की चीख अपने हाथों से रोकी थी उसने। फिर अपनी प्लेट में वो उसे छोटे छोटे लुक़मे खिलाने लगा बनाकर और ख़ुद भी खाने लगा। अब खाया जा रहा है तुमसे? एक प्लेट के बाद भी वो नदीदों की तरह उसके मुंह में जाते चम्मच को देख रही थी। आप चाहते क्या हैं? खाओ तब मसला, ना खाओ तब मसला। वो चिढ़ गई थी। ओके खाओ। वो दोबारा से चावल उसे खिलाता खामोश हुआ। वो खा रही थी, यही अच्छा था, नहीं तो वो जितनी जिद्दी हो गई थी उससे कुछ बैद ना था कि सब कुछ वहीं छोड़ देती। और कुछ खाना है? खाने के बाद अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ करते दुरेद ने पूछा। रुबाइशा उसकी थोड़ी सी तवज्जो पर ही निहाल हो गई थी। दुरेद यज़दानी जान गया था ये 5 महीनों की गफलत दुरेद के उस पर तवज्जो ना देने की बिना पर थी। गोलगप्पे, वो बोली तो दुरेद ने उसे घूरा। उठो। वो मुंह बनाती उठ खड़ी हुई। दुरेद ने वापसी पर उसकी दवाइयाँ ली। तुमने पहले की इस्तेमाल की कोई दवा तो नहीं ली दोबारा? दुरेद ने उसकी आंखों में झांकते पूछा जो सर नफी में हिला रही थी। ऊपर उठाओ पाँव और ऊपर करके बैठो, सफ़र ज़्यादा है।
दुरैद ने कहा तो उसने तेजी से उसकी बात पर अमल किया। आधे घंटे में वो कोई 1000 बार उसे देख चुकी थी। क्या कहना है? दुरैद अपना सारा गुस्सा भुलाए उसकी ज़ात पर ही तवज्जो दे रहा था। क्या फ़ायदा था इस गुस्से का जिसका असर उसकी बीवी पर दिमागी तौर पर हो रहा था? उसकी औलाद और उसकी बीवी उसकी वजह से परेशानी में थे, और बीवी भी वो जिससे मोहब्बत थी उसे। आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो अब तक उसी बात पर टिकी थी। दुरैद ने गाड़ी साइड पर लगाई और उसे देखा, और फिर झुककर उसके हाथों पर बोसा दिया। रुबाइशा मुस्कुराई, सच्चे दिल से। न जाने कितने अरसे बाद दुरैद ने उसे घर छोड़ते काफ़ी एहतियात बरतने की ताकीद की थी, और दवा वक्त पर खाने की भी। अब चूंकि रुबाब भी बासित के पास थी तो वो भी बासित से हतमी बात करके रुबाइशा को लाना चाहता था कि अब दुरैद का उसके पास होना बेहद ज़रूरी था। रुबाब से वो उसकी खैरियत दरियाफ्त कर चुका था। वो सब सही करना चाहता था, लेकिन बासित से शायद अब उसकी दोस्ती पहले जैसी ना हो सके। वॉशरूम से गीला टॉवल लाते और फर्स्ट एड निकालते वो वापस उसके पास आई थी। उस दौरान वो उसके हल्के से शोर पर उठा नहीं था, शायद पेन किलर का असर था। वो उसके पास स्टूल रखकर बैठी और उसका जख्म दोबारा से अच्छे से साफ किया और डेटोल से साफ करने लगी। उसने बेहद एहतियात से रुई उसके माथे पर रखी थी, लेकिन वो जलन से जाग गया था। सामने उसे देखते वो हैरत का शिकार था, लेकिन फिर खामोश हो गया। रुबाब दोबारा हाथ उसके माथे की तरफ लाई, जिसे वो हटा गया और करवट उसकी तरफ से बदल ली। क्या चाह रहे हैं आप बासित? वो धीमे से बोली। क्यों आई हो अब? मुझे आना पड़ा। आपने लापरवाही देखी है अपनी? इस जख्म को आप धोकर आराम से बिस्तर पर पड़े हैं। वो आप पर आ गई थी क्योंकि वो काफ़ी बदतमीजी से उससे पहले भी बहुत कर चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। इसे बंद करो। उसके लैंप को जलाते ही वो बोला, मैं पागल हूँ जो 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ आई हूँ? क्या मैंने ऐसा कुछ करने को कहा था तुम्हें? वो वापस सीधा होकर लेटा। बहस सुबह के लिए बचा ले, मेहरबानी करके अभी ये जख्म पर कुछ लगाने दे मुझे। रुबाब ने कहा तो उसने कोई जवाब ना दिया। वो थक कर चीज़ें उठाती उसके पास बेड पर आकर बैठी और दवा लगाना चाहिए। एक बार फिर वो उसका हाथ झटक गया। अगर ये हाथ मैं झटकती तो आपसे बर्दाश्त होता? वो चीख पड़ी, लेकिन जवाब अब भी नहीं मिला था। वो रो देने को थी। मुझे किसी और शख्स के साथ देख लेंगे इस रिश्ते के इख्तिताम पर, और ये तीर सीधा निशाने पर लगा था। उसने फौरन आंखें खोली। इस तरह की फजूल गुफ्तगू करने के लिए आई हो यहाँ? वो सुर्ख निगाहों से उसे घूरते बोला। आई तो किसी और चीज़ के लिए थी जो आप करने नहीं दे रहे, तो चले इसी बात का जवाब दे दें। तुम कल ही केस वापस ले रही हो रुबाब, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जख्म साफ करवाएं अपना। रुबाब ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते उसका जख्म साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। तब रेस शाह ने उसके बालों में हाथ फेरा और उसके सर पर बोसा दिया। दिल धड़कने की रफ्तार बढ़ गई थी। उसने अपना ध्यान काम पर लगाना चाहा, जो अब मुमकिन न था। मंजर कुछ यूं था कि वो मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर था और मन्नत उसकी गर्दन के गिर्द हिसार बनाए उसकी गोद में सो रही थी। शाहू, उसने लैपटॉप बंद करके हंकारा भरा। क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मन्नत ने नींद में उसके नज़दीक होते हुए पूछा था, और वो फिर से लाजवाब हुआ। उसका दिल चीख चीख कर उसे इकरार करने को कह रहा था, लेकिन दिमाग उसकी हर सोच की नफ़ी करने को राज़ी था। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तबरेज़ ने उसके बालों पर हाथ फेरते कहा, और फिर खामोशी छा गई। बताओ, तबरेज़ शाह ने उसके बाल चेहरे से हटाते पूछा। हाँ, मुझे आपसे मोहब्बत है। तब से जब से आपने मुझसे निकाह किया था, तब से जब से मन्नत वकार से मैं मन्नत तबरेज़ शाह बनी। मैंने हर सांस के साथ आपको चाहा। पता है, रुबाइशा कहा करती थी कि मन्नत, तुम इतना टूट कर उस शख्स को ना चाहो, और मैं हमेशा उससे पूछा करती थी। वो कहती कि तुम तबरेज़ शाह मुझ जितनी मोहब्बत नहीं दे सकता। इसलिए तबरेज़ शाह सांस रोके उसकी बातें सुन रहा था, जो नीम गनूदगी में ठहर ठहर कर उसे बता रही थी सब। रुबाइशा कौन है? तबरेज़ शाह ने पूछा। मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ। वो दोनों एक दिन भी एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रहती थी, लेकिन अब वो दोनों इतना उलझ गई थी अपने रिश्तों में कि एक दूसरे से मिल नहीं पा रही थी। लेकिन मन्नत जल्द उससे मिलने वाली थी। और मैंने हर लम्हे आपका इंतज़ार किया, लेकिन कभी आपको ढूंढा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था आप मुझसे नफ़रत करते हैं और मेरा नाम अपने नाम के आगे से हटा देंगे। लेकिन जब मैं आपसे मिली, आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं आपको मजबूर कर दूं खुद से मोहब्बत करने के लिए। लेकिन मैं नाकाम रही। आपने वो सब जज्बात ठुकरा दिए। एक बार फिर मैं ज़मीं बोस हो गई। लेकिन देखें, मैं फिर भी आपके करीब हूँ यहाँ। आपका गुस्सा, आपकी नफ़रत, मुझे सब मंजूर है। मेरी मोहब्बत इन सब को बर्दाश्त करने का हौसला रखती है। पर वो जो उसे ध्यान से सुन रहा था चौंका। पर आप सिर्फ मेरे हैं,
तबरेज़ शाह की हर सांस पर मन्नत का नाम है, मन्नत का हक है, और जिस दिन आपने यह हक किसी और को दे दिया उस दिन मन्नत आपसे दूर हो जाएगी, बहुत दूर। वो सुकून से आकर लेट गया था। आंखों के सामने वो हसीन चेहरा बार बार आ जाता जो उसकी थोड़ी सी तवज्जो पर कैसे खिल गया था। तुमने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ राबी, उसने छत को घूरते सोचा। 5 माह, 5 माह का अरसा छोटा नहीं था। वो उसके लिए तरसा था इन 5 महीनों में। दवा ली है? फ़ोन उठाकर उसे मिलाते उसने पूछा था। जी ले ली। क्या खा रही हो अब? उसे महसूस हुआ कि वो कुछ खा रही थी, डबल रोटी और जैम। क्यों? तुम्हें अब फिर से भूख लग गई? दुरेद, आप क्यों मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं? वो नाराज़ हुई। राबी, तुम मेरे साथ कुछ घंटे पहले ही बहुत खा कर आई हो। वो हैरान था, पहले वो खाती नहीं थी और अब तो मतलब भूख लगे तो मर जाऊं। वो तेज़ी से बोल गई लेकिन एहसास होने पर रुकी। अपना सामान पैक करो, मैं कल लेने आऊँगा। दुरेद की भारी आवाज़ गूंजी। पर बासित, बीवी हो तुम मेरी, और तुम्हारी पहली तरजीह मैं होना चाहिए हूँ हमेशा, समझ रही हो ना? वो तरजीह पर जोर देता बोला, और आइंदा इस जबान से कोई भी लफ्ज़ सोच समझ कर अदा करना। तो रुबाइशा ने तेज़ी से सर हिलाया जैसे वो सामने बैठा हो। अब दोनों खामोश थे, जैसे एक दूसरे की खामोशी को सुन रहे हों। मैंने अब तक कुछ बेबी का नहीं खरीदा, वो याद आने पर तेज़ी से बोली। मैं दिलवा दूंगा, दुरेद ने दू बदू जवाब दिया। और मुझे क्या चाहिए तुम्हें? सब, वो पुरजोश सी बोली। सब दिलवा दूंगा। और बोलो। आपने, मैं बार बार माफ़ी नहीं मांगूंगा। दुरेद जानता था वो फिर से सब वही दोहराएगी और कहेगी कि उसने उससे बदतमीजी की थी। रुबाब मुझे पसंद क्यों नहीं करती? वो धीमे से बोली। क्या उसने ये बोला है तुम्हें कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती? दुरेद ने बात घुमाना चाही। नहीं, मुझे महसूस हुआ है। वो क्यों मुझे पसंद नहीं करती? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो रूहानसी हुई। दुरेद के पास कोई जवाब ना था। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। पहले वो रुकी थी, और फिर जब मुझे मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत में बचाया तो कोई वजूद मुझसे नफरत करने लगा। मुझे ये सोचकर नींद नहीं आती दुरेद के कोई मुझे गुनाहगार समझता है अपना। आज भी उसने मुझे देखते एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती। और तुम भी ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। दुरेद ने उसे पुरसकून करना चाहा। अब वो रुबाब से भी इस बारे में बात करना चाहता था। आप उसे समझाएंगे? अब खामोशी से सो जाओ। सुबह सामान समेट लेना, कल तुम्हें वापस मेरे पास आना है। और अपने भाई को समझा देना, नहीं तो इस बार वो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और अब तुमने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग की तो मैं उंगलियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। रखो फ़ोन और सो जाओ फ़ौरन। वो जानता था उसे हर हद तक। वो मुंह बिसोरती लेट गई और कुछ ही देर में सो भी गई। दुरेद ने अब रुबाब से बात करनी थी। जो भी हुआ था उसमें रुबाइशा का तो कसूर नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी उस गिल्ट में जिंदा रहे। और अगर इस बार भी मेरा हाथ झटका गया ना बासित, तो मैं खुद की तरफ आपका बढ़ा हर हाथ रोक दूंगी, हमेशा के लिए। उसने कहा तो बासित के माथे पर सिलवटें बिखरी। रुबाब ने बैंडेज किया और उठकर वॉशरूम में बंद हुई। हाथ धोकर वापस आई तो वो सीधा लेटा छत को घूर रहा था। वापस आओ, मुझे घर जाना है अब। वो जो जाने का इरादा नहीं रखती थी फिर भी बोल गई। दिमाग सेट है? रात के 3 बज रहे हैं और तुम इतनी दूर जाओगी मेरे या अपने भाई के बगैर? हालात देखे हैं तुमने इस वक्त मुल्क के? और आई किसके साथ हो? ड्राइवर के साथ, वो हल्की आवाज में बोल गई। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही दिमाग से पैदल हो। खामोशी से आकर लेटो और मुझे आवाज़ ना आए तुम्हारी। वो कहते साथ लैंप बंद कर गया था, लेकिन उसके बाहर निकलते उसने मुक्का जड़ा था साथ पड़े तकिए पर। 10 मिनट उसका इंतज़ार करते उसे लगा वो चली गई है, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर उसने सांस भरी थी, गहरी सांस, और उसकी तरफ से पीट करके सो गया। वो काफ़ी देर उसे देखती रही, शायद उसके सोने के इंतज़ार में थी। वहीं सोफे पर बैठी रही। जब उसे लगा कि वो सो गया है तब हल्के से कदम उठाती उसकी तरफ आई। नीचे घुटनों के बल बैठती वो उसे देखने लगी। तुम्हारे हर गुनाह पर मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें सज़ा दूं, बड़ी से बड़ी सज़ा। इसलिए मैंने बिना सोचे खुला का केस दायर करवा दिया। लेकिन तुमसे दूर जाना ही सुहाने रूह है। मेरा दम घुटता है ये सब सोचकर। ये 5 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं और मेरा रब ही जानते हैं। सिर्फ उस दिन तुम्हारी मेरे लिए शिद्दत देखते मुझे एहसास हुआ कि इस सफ़र पर शायद तुम मेरे साथ हो। यही वजह है कि आज मैं सब भूलती तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ़ मुझे दिल पर महसूस होती है बासित ज़िया, जिससे मैं खुद भी खाइफ हूँ, मगर क्या करूँ, दिल मानता ही नहीं। उसके बालों में हाथ फेरते वो उसे देखते ना जाने क्या सोच रही थी। फिर झुककर उसके बैंडेज पर बोसा दिया और उसे देखा। तुम जिंदगी का हसूल हो रुबाब का बासित ज़िया। उसकी आंखें चूमते वो वहीं उसके साथ लेट गई और न जाने कब तक उसे देखती रही।
तबरेज़ शाह ने झटके से उसे सीधा किया था। वो नींद से जागी थी, बाल चेहरे पर फिर से फैल गए थे। मन्नत तबरेज़ शाह, ये हक तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन तुम दूर जाने की हिम्मत तो क्या ख्याल भी जहन में मत लाना मुझसे। बहुत साल ख्वार किया है तुमने मुझे, तो फिर क्यों क्यों आज अपने घर से बेदखल होने का कहा मुझे? उसने नींद से बंद होती आंखों को झपकते पूछा। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, उठो और जाकर सो जाओ। सुबह मेरे उठने से पहले शक्ल गुम कर लेना अपनी। वो पल में सब भूल जाता था, उसे आसमान से ज़मीन कर देता था। एक दिन मैं इन सब लहजों, इन सब अजियतों का बदला आपसे सूद समेत लूंगी तबरेज़ शाह, और उस दिन आपकी तड़प भी मन्नत शाह का दिल मोम नहीं कर पाएगी। वो उसके कॉलर को थामती चीखी, ये सब बकवास है। मुझे जिंदगी के हर लम्हे पर तुम मेरे लिए मौजूद चाहिए हो। वो खुदगर्जी की इंतहा पर था। मन्नत के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आकर दम तोड़ गई थी। अगर मेरा हक मुझे ना मिला तो आपको आपके सारे हकूक़ व फ़राइज़ से महरूम कर दूंगी मैं। उसने कहकर उठना चाहा तो तबरेज़ शाह ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते उसे झटके से खुद पर झुकाया। ये भूल है तुम्हारी मन्नत शाह कि तुम ऐसा कर पाओगी। ये जान लो, मरते दम तक तुम्हारे वजूद के तमाम हकूक़ व फ़राइज़ मेरे लिए रहेंगे। तस्लीम कर लें शाह कि मोहब्बत है आपको मुझसे। मन्नत ने उसका चेहरा थामते बेचैनी से कहा। तबरेज़ शाह उसे चंद लम्हे देखता रहा। उसके लहजे की बेचैनी उससे मुख्फी नहीं रह सकी थी। जाओ, उसने बिना उसे अपने हिसार से आज़ाद किए कहा तो मन्नत उसे देखती रही और खामोशी से आंखें बंद करते उसकी तरफ झुकी और अपने ठंडे पड़ते लब उसकी गर्म पेशानी पर रखे। तबरेज़ शाह आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस करने लगा। उसकी कमर पर गिरफ्त और सख्त हुई और उनके दरमियान फासला सिर्फ बागी होती हवा का था। वक्त पर तस्लीम कर लें शाहू इस मोहब्बत को। मैं दोहरा रही हूँ कि वक्त के बाद आप पछताएंगे। मेरा सारा वक्त मेरा, तुम्हारा सारा वक्त मेरा है, पछताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो धीमे से बोलता उसके चेहरे को देखने लगा। खुद की ज़ात को मेरे नाम करते मोतबर क्यों नहीं करते मुझे शाहू? मन्नत ने उसका चेहरा दोनों हाथ से थामा। क्योंकि अजियत हम दोनों के हिस्से में आएगी और तुम बर्दाश्त ना करते बिखर जाओगी। ये सब मुझे नहीं देखना है। मैं ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ जाऊं या कोई भी कदम उठाऊं, ये बात जान लो मन्नत तबरेज़ शाह कि तुम तबरेज़ शाह के अलावा किसी की नहीं हो।